पहले बेटा इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स एक इफेक्ट है बेटा, फोर्स का ही इफेक्ट है। इट इज कॉल्ड एज एन इम्पल्सिव इफेक्ट ऑफ फोर्स। या ऐसे बोल सकते हैं, इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ एन इम्पल्सिव फोर्स। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इम्पल्स है, किसका इफेक्ट है? इम्पल्सिव फोर्स का। ठीक है, इट इज द इफेक्ट ऑफ एन इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स वो होती है which acts on a body for a very short period of time। जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर बड़े थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती है, a force which acts on a body for a very short period of time, उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे जैसे एक बॉल को बैट के साथ हिट करें, तो बैट और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट होता है बेटा, वो बड़े थोड़े से टाइम के लिए होगा। या एक किसी वुडन ब्लॉक में हम एक नेल इंसर्ट करते हैं एंड हैमर के साथ उस नेल को हिट करते हैं, तो हैमर और नेल का जो कांटेक्ट है दैट इज देयर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करे, उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और उस इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को इम्पल्स बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम, इफ फोर्स एफ acts on a body for a very short time, for a very short time dt, then impulse is equal to f into dt। J से represent, this letter J is used to represent impulse, it is f into dt। dt is the small time। basically ये जो f है, this is the average force। देखो विद इन ए सेकेंड फोर्स लगी और खत्म भी हो गई, इसका मतलब जीरो से फोर्स मैक्सिमम होकर फटाफट से नीचे भी आ गई। ऐसी फोर्स जो थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती है, उस फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। और उस इंपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को बोलते हैं इंपल्स। मैथमेटिकली वी डिफाइन इट एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इंपल्स का? ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन सेकेंड। फोर्स इंटू टाइम, सो न्यूटन इंटू सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें, द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी, फोर्स के लिए मैं लिखूंगा m1 l1 t minus 2, टाइम के लिए t1, so the dimensional formula will be m1 l1 t minus 1। this is the dimensional formula of impulse। impulse is force into time f dt। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है बेटा, दैट इज सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, वही इंपल्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन इंटू सेकेंड। इसलिए ये जो न्यूटन इंटू सेकेंड है, अगर आप इसको स्प्लिट कर लो, दिस विल बिकम केजी मीटर पर सेकेंड आल्सो। न्यूटन सेकेंड इज आल्सो केजी मीटर पर सेकेंड। ये बेटा इंपल्स की डेफिनेशन आ गई। इफेक्ट ऑफ एन इंपल्सिव फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। वी हैव ए
थ्योरम जो इंपल्स और मोमेंटम को रिलेट करती है, इट इज कॉल्ड एज impulse momentum theorem. impulse momentum theorem says कि जो impulse है that is equal to change in momentum. जो impulse किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है मैथमेटिकली, that impulse is equal to change in momentum. rate of change of momentum नहीं, जो बेटा rate of change of momentum है वो तो force होता है. अब जो impulse है that is change in momentum means final momentum minus initial momentum. इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, let f average, ये स्मॉल f लिख लेता हूं, ये f ही लिख लो, f be the force let f be the force acting on a body according to Newton's second law of motion. न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली f is equal to, कल पढ़ा हमने, dp by dt. Force is rate of change of momentum. In some books you will say this is proportionality, फिर k लिख के आगे k को 1 पुट कर दिया, जरूरत नहीं है वो सब करने की. f होता है dp by dt. तो यहां से बेटे dp कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर आप, dp is equal to f dt. हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. एंड ऑफ कोर्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी यूज करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स. विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स. मैं बताऊंगा प्रॉपर लिमिट्स का क्या मतलब है. पहले मैं इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दूं, इट विल बी dp f dt. ठीक है, देखो सपोज इनिशियल मोमेंटम है p1, इनिशियल है 0 टाइम पे बोलेंगे, फाइनल मोमेंटम हो गया p2, तो ये मतलब होता है विद इन प्रॉपर लिमिट्स का. हियर p1 is the momentum at t equal to 0, means p1 is the initial momentum, and p2 is the momentum at time t, means p2 is the final momentum. So जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो बेटा आपने पढ़ा है d by dt of x equal to 1. So integration of 1 is equal to, with respect to x करना है, d by dx of x is 1, integration of 1 is x. अब ये 1 नहीं भी लिखूं, खाली dx अगर लिख दूं तो ये आएगा x. dp की जो इंटीग्रेशन है that would be p, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे p1 to p2. f बाहर, dt की इंटीग्रेशन आ जाएगी t फ्रॉम 0 to t. ठीक है बेटा, तो p2 माइनस p1, रख दिया, p2 माइनस p1 क्या हुआ यहां, जब आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करोगे विल बिकम p2 माइनस p1. p2 माइनस p1 इक्वल्स टू, ये जरूरी भी नहीं है कि आप यहाँ 0 और यहाँ t लिखो, मैंने रैंडमली ले लिया. यू कैन आल्सो राइट, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर, t1 एंड t2. व्हाट इज p1, मोमेंटम एट t1. व्हाट इज p2, मोमेंटम एट t2. t1 क्या है, एक टाइम, t2 दूसरा टाइम.
तो ये जब लिमिट्स पुट करेंगे P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू F इंटू, ये T1 T2 रखा है तो T1 T2 रख देंगे, T2 माइनस T1, P2 माइनस P1 हो गया चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा P लिख लेता हूं, डेल्टा P रिप्रेजेंट्स चेंज इन मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू F डेल्टा T। व्हाट इज डेल्टा T? तो टाइम चेंज हुआ जो, सो डेल्टा P इज इक्वल टू F डेल्टा T। बेटा जो डेल्टा P है दैट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, और जो F डेल्टा T है, F डेल्टा T हो गया फोर्स इंटू टाइम, वो तो इंपल्स है। सो हमारे पास क्या बन गया, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे भी बोल सकते हैं, और J इक्वल्स टू P2 माइनस P1। Impulse is equal to change in impulse acting on a body changes the momentum of body. Impulse is equal to force into time. Impulse is equal to rate final momentum minus initial momentum also. इसको बेटा हम थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। मान लो फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है कोई, ऐसा कोई ग्राफ बना दिया मैंने, रैंडमली ले लिया, कैसे भी हो सकता है। किसी टाइम पे फोर्स कम थी, फिर फोर्स बढ़ गई आगे टाइम पे, एंड मैं थोड़े से टाइम के लिए ये एज्यूम कर लूं कि फॉर दिस स्मॉल टाइम dt the force is constant। थोड़े से टाइम dt के लिए फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। तो इस थोड़े से टाइम में ये जो टाइम ले लिया, जैसे ये T1 ये T2, तो उनका डिफरेंस मैंने ले लिया dt, इस टाइम पे फोर्स की वैल्यू सेम है। तो बेटा अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, यहां पर मैथमेटिकली देखूं, ABCD एरिया है, लेट, ऐसे लिखेंगे, लेट द फोर्स remains constant for a small time dt। ठीक है, ये dt एक टाइम है, ये वाला, इसके लिए फोर्स कांस्टेंट है। देन एरिया ऑफ ABCD, ABCD, व्हाट इज एरिया ऑफ ABCD? यहां लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया F इंटू dt। कैसे? F लेंथ, ब्रेड्थ इज dt, लेकिन F इंटू dt विल बी स्मॉल इंपल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। मैं इसको dj से रिप्रेजेंट कर देता हूं, स्मॉल f है, ठीक है, नॉट द बिगर फोर्स, दिस इज स्मॉल f इंटू dt इज dj। अब ये एक जो स्ट्रिप बनी, मैंने रैंडमली यहां चूज किया, आप बोलो यही क्यों लिया, आई कैन चूज इट हेयर आल्सो। तो अगर मैं यहां चूज करके बोलूं ये वाला एरिया कितना है, सपोज मैं इस टाइम को ले लूं dt1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो फोर्स है उसको ले लूं F1, तो ये भी तो इंपल्स ही हुआ ये वाला एरिया। सो थ्रू आउट अगर मैं कहीं पर भी एरिया चूज करूं तो मैं छोटे छोटे इंपल्सिस ऐड कर रहा हूं एक्चुअली, मतलब ऐड तो मैं एरिया कर रहा हूं, बट वो एरिया है क्या, फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स इंटू टाइम तो इंपल्स होता है। सो व्हेन आई एम एडिंग स्मॉलर एरियाज, टक 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 ऐसे करके सारे एरियाज आगे, मान लो यहां से लेके यहां तक जितना भी ये एरिया बना, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने बाद में, तो ये टोटल एरिया आ गया। तो यहां से क्या बोलूंगा, टोटल इंपल्स, टोटल इंपल्स कितना हुआ, दिस इज स्मॉल अमाउंट इंपल्स,
total impulse I represent it by J. It is equal to integration of dj, and it is equal to how many strips? Infinite ऐसी strips होंगी, और जब उन सारी strips का एरिया ऐड करते जाएंगे तो बोलेंगे टोटल एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. Total area under force time graph. The area under force time graph represents impulse. This is the conclusion. Graphical representation क्या है बेटा? कि जो area होता है, the area under FT graph represents impulse. फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, प्रोवाइडेड टाइम शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस. फोर्स इधर, फोर्स और टाइम के अंदर जो ग्राफ आपने बनाया, प्रोवाइडेड आपने एरिया कौन सा लेना है ऑन द टाइम एक्सिस, ये वाला. तो आपको अगर रैंडमली कोई और शेप में भी ग्राफ दिया है, ये तो मैंने ऐसे लिया, अगर किसी और शेप में भी दिया है तो हमेशा इस चीज को याद रखना. द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इम्पल्स. दो तरीके से हम इम्पल्स को कैलकुलेट करेंगे. मैथमेटिकली कैसे करना है? इंटीग्रेट करना है. एफ और dt को इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम जो भी वैल्यूज दी होंगी. जैसे ये t1 है और ये t2 है, तो मैं यहां डाल दूंगा t1 t2. इट इज इक्वल टू एरिया. एरिया भी नहीं, टोटल एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, टाइम फोर्स, ये ग्राफ है. सिंपली ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेना. ए बी सी और डी है, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा? आपको क्वेश्चन में ये यहाँ दिए होंगे, स्केल दिया होगा, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया. सो फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा ऑन टाइम एक्सिस, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स इम्पल्स. ठीक है. दो चीजें हो गई, एक हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और दूसरा हो गया, दोनों चीजें मैं एक बार फिर से लिखूंगा बेटा, ये आपको लेटर ऑन काम आएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. कि एक हो गई हमारे पास कि जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आज ही दूंगा आपको आइडिया. और दूसरा ये है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स इम्पल्स. लेकिन देखो, इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम भी होता है, और चेंज इन मोमेंटम. एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पल्स रिप्रेजेंट करता है, या चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ के अंदर हम एरिया प्लॉट करें, एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स आल्सो, क्योंकि इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम है. अब बेटा ये जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारे पास बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं जहां इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो अप्लाई होती है. ठीक है. एग्जांपल्स देखिए इसकी. You can say it is JP theorem. J for impulse and P for momentum. Impulse momentum theorem मतलब with पढ़ देना इस बारे में. Impulse momentum theorem
पे बेस्ड एग्जांपल्स देखिए। देखो बेटा, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली F is equal to dp by dt. So we write dp is equal to f dt. ठीक है, यही है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, that can also be expressed as इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसी को तो इंटीग्रेट करके हमने किया। देखना बेटा, अगर dp कांस्टेंट है, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है अगर वो कांस्टेंट है, मतलब एक बॉडी या एक बॉल आ रहा है 60 या एक बॉल आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से और मैं उसको रोक रहा हूं, उसका मतलब 10 से 0 कर दिया। अब एक बार मैंने क्या किया, जल्दी से रोक लिया उधर ही, और दूसरी बार थोड़ा मैं अपना हाथ पीछे किया और धीरे धीरे रोका। दोनों केसेस में मैंने उसको रोका, मतलब उसकी वेलोसिटी को 0 किया। पहले उसकी वेलोसिटी 10 थी, बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इन बोथ केसेस इट्स फाइनल वेलोसिटी 0। तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ वो कांस्टेंट है। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है डीपी अगर कांस्टेंट है, देन एफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा dt के, या dt जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा f के। इसका मतलब यह है कि अगर dt स्मॉल होगा देन f इज लार्ज। अगर कम टाइम लगेगा तो फोर्स ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। अगर टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स कम। स्मॉल टाइम लार्ज फोर्स, लार्ज टाइम ज्यादा। तो अगर थोड़ी फोर्स एक्ट करेगी, सॉरी अगर थोड़े टाइम के लिए एक्ट करेगी तो फोर्स ज्यादा। इसका क्या मतलब है समझना, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं बेटा। एक क्रिकेटर किसी बॉल को कैच करता है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी बॉल की वेलोसिटी है उसको 0 कर रहा है, स्टॉपिंग द बॉल। अब अगर तो वो वहीं पे रोक ले, इसका मतलब उसने एकदम से रोक लिया, एकदम से रोक लिया, टाइम कम लगा, ठीक है, उसको रुकना जल्दी हो गया, और जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। इसलिए वो क्रिकेटर क्या करता है, व्हाइल कैचिंग ए बॉल अपने हाथ को पीछे खींचता है, बिकॉज व्हेन ही पुल्स द हैंड्स टाइम बढ़ जाता है, और जब ये टाइम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो व्हाइल कैचिंग ए बॉल ए क्रिकेटर पुल हिज हैंड बैकवर्ड just to increase the time, because the increase in time will decrease the force। ठीक है, so his hands will remain safe, अपने आप को इंजरी से बचा देता है। और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। सपोज कोई जंप करता है, व्हेन वी जंप फ्रॉम ए लाइक सेकंड फ्लोर से जंप करते हैं, सपोज ये फर्स्ट फ्लोर से ही करें, सेकंड फ्लोर से नहीं करेंगे, फर्स्ट फ्लोर से हम जंप करते हैं। मान लो देयर इज ए हीप ऑफ सैंड, ऐसे रेत का एक ढेर है, उसके ऊपर जंप करेंगे, सेफ रहेंगे। बट किसी कंक्रीट फ्लोर के ऊपर जंप करेंगे देन इंजरी होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने सैंड के ऊपर जंप किया तो क्या हुआ, हमारी बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में आई। वो सैंड क्या करती है, मोशन को रेजिस्ट करने लगती है, टाइम बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। और जब हम किसी कंक्रीट फ्लोर के ऊपर जंप करेंगे तो करके एक बार जंप किया ऐसे तो वहीं रुक गए, टाइम कम, फोर्स ज्यादा, हड्डी टूट सकती है। ठीक है, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे बेस ही कुछ एग्जांपल्स हैं। हम जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, कोई एलसीडी स्क्रीन है या हमारे जो बोन चाइना के कंटेनर्स होते हैं, उनका पैकिंग करते हैं ना जब, तो उसके पैकिंग में न्यूज़पेपर फोल्ड करके स्ट्रॉ पीसेस, लीव्स सब डाल देते हैं, सो दैट जहां कहीं भी वो स्ट्राइक होगा, उस स्ट्राइक के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उस फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। बेसिकली वो पेपर बिट्स, वो पेपर के वो फोल्ड डालने से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है,
कौन सा टाइम? जैसे दो ऐसे टक्कर लगी तो एक दूसरे का इफ बीच में अगर कोई स्पॉन्ज होगा तो वो इफेक्ट स्लो हो जाएगा, और जब स्लो होगा मतलब टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है। और भी बड़ी सारी टेक्निकल एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। गाड़ियों की जो सीट होती है, सीट से लेके टायर तक नीचे तक शॉकर्स लगे होते हैं, शॉकर्स बोलते हैं या शॉक एब्जॉर्बर्स, मोटरसाइकिल में भी और फोर व्हीलर में भी। वो शॉकर्स या शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, सडनली जब जंप लगता है ना तो एकदम से अगर ऊपर आएगा तो वो बैकबोन इंजरी हो जाती है। कई बार लग भी जाता है जंप, इतना जोर से लगता है समटाइम्स, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया अचानक से तो टाइम कम लगता है, फिर टाइम कम लगेगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। बट अगर हम धीरे से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगाया हमने, टाइम ज्यादा लगाते हैं तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। तो वो शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, अगर नॉर्मली एक शॉक एब्जॉर्बर की जगह हम ऐसे रॉड जैसी लगा देते हैं, ठीक है, ये टायर है जंप किया और यहाँ सीट है और यहाँ ये मान लो बैकबोन की पोजीशन आ गई, ठीक है, थ्रू द सीट ये यहाँ पहुंचा तो ये एकदम से पहुंचेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पर शॉकर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स बोलते हैं, ये ऐसे स्प्रिंग लगा होगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये फोर्स को घुमा घुमा के ऊपर लाएगा, उससे क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की एग्जांपल्स हैं। और भी कुछ केसेस हैं, ठीक है, आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं। मान लो ये कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेशनरी खड़ी है, इसी प्लेटफॉर्म पे एक सुपर फास्ट ट्रेन आती है इसी प्लेटफॉर्म पे और इसको हिट करती है। ठीक है, मान लो ये सुपर फास्ट ट्रेन आई 200, ज्यादा हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इसको हिट किया, तो ज्यादा डैमेज किसका होगा? किसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा? देखो जब ये इसको हिट करेगी तो ये 0 से 150 तो नहीं हो जाएगा ना, इसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा क्योंकि ये 150 से 0 आ सकती है या 5-10 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी। जिसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ उसका लॉस ज्यादा होगा, टाइम तो बराबर लगा तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी। सो ह्यूज लॉस विल बी टू दिस ट्रेन विच इज मूविंग फास्ट। ठीक है, इसी तरह की और एग्जांपल्स भी बनाइए। मैं आपको एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे बेस क्वेश्चन करवा रहा हूं। सपोज बेटा ये एक स्टेशनरी वॉल समझ लीजिए आप, ठीक है, मूविंग भी हो सकती है वॉल, क्वेश्चन में तो हो सकती है। ये एक स्टेशनरी वॉल है, ठीक है, वर्टिकल वॉल है, एक बॉल है जिसका मास है m, और ये दिया है कि ये बॉल u, इसकी वेलोसिटी है u के साथ आता है, इस दीवार को हिट करता है एंड देन रीबाउंड हो जाता है विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से आ जाता है, मास तो सेम रहेगा ही बट उसकी स्पीड भी सेम रही, सेम स्पीड से अगर वो वापस आ जाए और इसके साथ जो कांटेक्ट उसका रहा वो दिया है आपको डेल्टा टी टाइम के लिए हुआ, तो बताओ इसमें इस बॉल ने वॉल के ऊपर कितना इंपल्स एक्सर्ट किया? व्हाट इज द इंपल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स निकालना खाली, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल। आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम याद रखनी है। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल? If I represent by P1, I say it is m into u. And what is final momentum of ball?
nobody will say that it is again mu, it will be minus mu, because momentum एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड सेम रह सकती है, डायरेक्शन नहीं, पहले ये लेफ्ट टू राइट था, अभी राइट टू लेफ्ट है, सेम स्पीड से जा रहा है, सो मोमेंटम फाइनल कितना हो गया, -2 mu। बेटा जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P जो है दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, तो डेल्टा P जो होगा कितना होगा, देखो डेल्टा P वुड बी इक्वल टू माइनस mu P2 माइनस, ये चेंज के लिए है mu, सो डेल्टा P इज इक्वल टू -2 mu। तो मैंने आपको जो मैग्नीट्यूड पूछा था वो क्या आ गया, 2 mu। इम्पल्स कितना है, 2 mu। अब देखिए इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया, इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि बताओ फोर्स कितनी है अगर ये डेल्टा टी टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में है, तो अब आप इम्पल्स का डेफिनेशन यूज कर सकते हो। इम्पल्स तो होता है फोर्स इनटू टाइम, देयरफॉर अगर इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होगा तो मैं लिखूंगा इम्पल्स की जगह क्या लिखा मैंने, 2 mu इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो बेटा एफ कितना हो गया, 2 mu डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर इम्पल्स फाइंड करना होता 2 mu आ गया, और अगर फोर्स फाइंड करनी है इट इज 2 mu डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बेसिस पे हम इम्पल्स तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग चेंज इन मोमेंटम। हो सकता है चेंज इन मोमेंटम बोला होता कैलकुलेट करने, वो भी 2 mu आता, राइट। और अगर फोर्स पता करनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दिया, ठीक है। आई विल चेंज दिस क्वेश्चन लिटिल बिट। सपोज ये वॉल है, सेम वॉल, अब की बारी जो बॉल आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा बनाया, और सपोज करो यहां से रीबाउंड हो गया, एंड जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से रीबाउंड भी हो गया उसी एंगल पे। अगेन टेल मी इम्पल्स कितना होगा इस केस में, एंड ऑफ कोर्स अगर उसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो फोर्स कितनी होगी। आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। बेटा इस पूरी सिचुएशन को आप ऐसे समझें, ये एक बॉल आ रहा है विद a velocity u making an angle theta here, ठीक है। तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। जब बॉल यहां से रिबाउंड हुआ इट गोज लाइक दिस। ध्यान से देखो, वेक्टर्स में पढ़ रखा आपने, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। ये u है, ये थीटा है, तो दिस विल बी u cos थीटा एंड दिस विल बी u sin थीटा। सिंस मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। यहाँ देखो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम pix, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ये है, ये उसकी वेलोसिटी है, m उसका मास है, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विल बी mu cos थीटा। फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो पहले इधर जा रहा था और बाद में इधर आ रहा है, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विल बी minus mu cos theta. Initially it is mu cos theta, finally it is minus mu cos theta. Then next is, what is initial momentum along y-axis? mu sin theta. मान लेते हैं, हम इसी को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग y-axis भी तो ऐसा ही है, तो ये तो आ गया 0, डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब
जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है वो तो नहीं, वो उस मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं हो रही। सो वी हैव ओनली डेल्टा पी एक्स। डेल्टा पी एक्स क्या आएगा? माइनस mu cos theta minus mu cos theta. So delta px will be equal to minus 2 mu cos theta. So change in momentum along x-axis क्या हो गया? 2 mu cos theta. और अगर आपको यही तो चेंज इन मोमेंटम है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है so it simply is 2 mu cos theta only, nothing else. राइट अगर चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अगर आपको बताना है कि इम्पल्स कितना है, तो यही तो इम्पल्स है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। सो आई विल से देयरफॉर जे इज इक्वल टू 2 mu cos थीटा। अगर मुझे बताना है फोर्स कितनी है, तो जे तो होता है dp बाय, जे होता है डेल्टा पी। ठीक है, हो गया। अगर मुझे बताना है फोर्स कितनी है, तो फोर्स हो गया कितना? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल दिया। फोर्स पता करनी होगी तो उसको डेल्टा टी से, F इज इक्वल टू 2 mu cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको करिए। मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ और ऐसे वाले, ठीक है, वो आपने करना है।